हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केरो इंस्टीट्यूट। सो हम वापस आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है दैट इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ द सीरीज जो हमने शुरू करी थी केमिकल काइनेटिक्स की। क्लास 12th का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो कोई भी वीडियो को कोई भी लेक्चर को मिस मत कीजिए। सारी वीडियोस जो प्रीवियस लेक्चर्स की हैं उनको आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर वो अवेलेबल है। और आज जो है वो हम उसी सीरीज का अगला लेक्चर स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, फॉर दोज जिन्होंने अपना प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो जाकर देखें, क्योंकि काइंड ऑफ उसी से रिलेटेड है टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पिछले लेक्चर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आज के लिए जरूरी है वो मेंशन करती रहूं, बट बेटर रहेगा कि आप वो फुल्ली फ्लेश वीडियो जो है वो जाकर उसमें जरूर देखिए। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो बेसिकली हम अलग अलग रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स के लिए पढ़ेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए। जो आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो व्हेन आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, तो मुझे एक चीज क्लियरली मेंशन्ड हो गई है कि रेट लॉ के हिसाब से कुछ इस तरीके का ये एक्सप्रेशन जो है वो बनना चाहिए। रेट लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट जा रहे हैं, आर से आप पी जा रहे हैं, ठीक है, तो रेट लॉ ये कहता है कि जो भी कोई आपका रेट ऑफ द रिएक्शन जो है that is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power some stoichiometry raised to the power some exponent। अब वो जो एक्सपोनेंट होता है वही होता है ऑर्डर। तो अब क्योंकि हमें जीरो ऑर्डर मेंशन था तो इसीलिए मैंने वो एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पर जीरो बना दिया। ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, ये मैंने लिखी है, ये है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये मैंने चीज जो है वो आपको मेंशन कर दी है। ठीक है, अब एक चीज जो है वो है हमारी डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ हम ये लिख सकते हैं कि रेट जो है दैट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी विच इज डिक्रीज या फिर डिसअपियरेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। एक है रेट लॉ से रिलेटेड, एक है डिफरेंशियल रेट लॉ से रिलेटेड। अब ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों ही है रेट के रिस्पेक्टिव में। तो हम अगर एक इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 हम ये कह सकते हैं दैट के आर raised to the power 0 equals to minus dr by dt। ये क्लियरली लिख सकते हैं हम। एंड एनीथिंग दैट इज raised to the power 0 is nothing that is equal to 1, यानी कि r raised to the power 0 हम लिख सकते हैं equals to 1। तो हमारे को मिल गया k equals to minus dr by dt। रीअरेंज किया तो हमें मिला k dt equals to minus dr। यहां तक हम अपने पहुंच गए हैं। अब क्या करना है, अब हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स आ गए हैं, एक आ गया है डी आर और एक आ गया है डी टी। अभी अब हम जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ देखते हैं, इंटीग्रेटेड, यानी इसमें हमने यूज किया स्मॉल चेंज को और अब हम इसको निकालेंगे ऑल ओवर चेंज, यानी पूरे प्रोसेस के अलॉन्ग में जो चेंज हो रहा है उसके लिए। तो स्मॉल चेंज जो प्रोसेस में हुए उनका सम अप हम किसके थ्रू करते हैं, उनका सम अप करते हैं हम इंटीग्रेशन के थ्रू। यानी अब हम क्या करेंगे, ऑन सिंपल इंटीग्रेशन, यानी कि दोनों साइड अगर हम अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, के डी टी इक्वल्स टू माइनस डी आर इंटीग्रल का साइन। जो साइन बनाया है ये हमारे पास है इंटीग्रल का। ठीक है, ये आ गई एक चीज। दूसरी चीज, अब इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमारे पास के डॉट डी टी है इक्वल्स टू माइनस डी आर चल रहा है। के बीइंग अ कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, 1 इंटू डी टी इक्वल्स टू माइनस 1 डी आर, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज 1 मल्टीप्लाइड बाय dt, इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1 डॉट dx जो होता है वो होता है x। वहीं पे अगर हम बात करें x डॉट dx तो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2। आई होप आपको इंटीग्रेशन आती है, इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आप वो भी बता दीजिए, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेशन के हम बता देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल था dt तो आ गया x, उसका t यहाँ पे है आपके पास माइनस r, तो ये इंटीग्रल होकर आपके मिल गया है अपना r। ठीक है, साथ में एक टर्म आएगी विच इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट which is c। ये जो c है that is the integration constant। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, अगर आपके पास टाइम t है, इफ टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है, उस दौरान आपके पास जो भी कोई कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी,
अब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रख रहे हैं अलग अलग टाइम की और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन। अब टाइम जब 0 है, सो नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जो भी आपके पास है प्रेजेंट वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है। only reactant is present and that reactant is what, which is equal to, suppose कर लिए हम मान लेते हैं R नॉट के बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, K multiplied by 0 equals to minus R नॉट plus C, है ना। अगर हम इस इक्वेशन को 1 कह देते हैं, बट हमने 1 लिया है तो हम इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो हमने क्या किया है इस इक्वेशन को लाने के लिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग T equals to 0 and R equals to R नॉट, तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें मिला 0 equals to minus R naught plus C, and C can be written as equal to, or we can simply write R naught equals to C। ये हमें मिल गई अपनी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, सिंपल सी चीज है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 थी हमारी जो हमने ये निकाली है, दैट इज K मल्टीप्लाइड बाय T इक्वल्स टू माइनस R प्लस R नॉट, ये हमें मिला था। यहाँ पे हमारे पास C था ना, C की वैल्यू क्या निकली, C की वैल्यू निकली R नॉट, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से ये रीअरेंज होकर आ गई है। अब अगर हम इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, K इक्वल्स टू R नॉट माइनस R अपॉन T। ठीक है, यानी कि ये जो इक्वेशन हमें बहुत सुंदर सी बनकर आई है, ये है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जिसमें K जो है दैट इज द रेट कांस्टेंट, T जो है दैट इज द टाइम, R नॉट जो है दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और R जो है वो भी क्या है, वो है हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी सिर्फ किसका लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही लेना देना, हमें कोई मतलब नहीं प्रोडक्ट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है या फिर नहीं। सो ये अपना जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, दैट इज द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट। तो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, हमारे पास एक स्मॉल यूनिट है विच इज मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को। तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास यूनिट क्या आ गई, यूनिट आ गई हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ये हमारी मिल गई हमें यूनिट। ठीक है, बहुत सिंपल चीज आ गई। अब जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है उसकी तरफ चलते हैं, वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये टॉपिक सब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हर एक ग्राफ को हमें क्रैम करना पड़ेगा, उसे रट्टा मारना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से हम बहुत आसानी से हर एक ग्राफ को समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हमें रट्टा मारना है, बहुत सिंपल से तरीके में मैं आपको ग्राफ को समझाऊंगी। सो आप सभी ने मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ी विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, ये होती है हमारी एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यही होती है ना, जिसमें हमारे पास m जो होता है वो होता है हमारा स्लोप, y c जो होता है वो हमारे पास होता है अपना इंटरसेप्ट, इस तरीके से, है ना। तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से जाती है, कुछ यहाँ से, ठीक है, कोई इंटरसेप्ट होगा इक्वेशन में, कोई ना कोई स्लोप होगा, तो वो इस तरीके से हमें ये मिलता है। इसकी बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका वाई है और ये एक्स है, तो ये इंटरसेप्ट के रिस्पेक्टिव में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसी तरीके से जाती है। ठीक है, अगर दूसरी इक्वेशन सिंपल वाली ले लेते हैं y इक्वल्स टू mx, जिसमें इंटरसेप्ट नहीं है, तो वो सीधा सीधा जीरो से पास होती है। सो आपको यहाँ समझाने का मतलब ये है कि इंटरसेप्ट या तो y का हो सकता है या वो इंटरसेप्ट आपका x का हो सकता है। तो ये जो c है ये आपका इंटरसेप्ट ही है, m जो है वो आपका स्लोप है, जो आपके लाइन के इंक्लाइनमेंट को, जो आपका थीटा एंगल है उसके इंक्लाइनमेंट को आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आप इधर से ये वाला बता सकते हैं। तो जो थीटा है ये आपको बता देता है आपका स्लोप। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो आपकी ऐसे कह सकते हैं प्री रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी जो नॉलेज हमें मैथ्स में पढ़ाते हैं। अब इसी नॉलेज को आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर रेट लॉ के में या फिर हम अपने जीरो ऑर्डर में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर की जो इक्वेशन अभी हमने बनाई है
वो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। क्या बनाई है हमने इक्वेशन? हमने अभी इक्वेशन बनाई है विच इज k इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से लेके आनी है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस टी के फॉर्म में वो चली जाए, घूम फिर के वो इस तरीके से आ जाए कि एक तरफ एक वेरिएबल हो y और दूसरी तरफ हमें एक वेरिएबल मिलना चाहिए x। तो अब वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं वो समझो। वेरिएबल्स तो बहुत सिंपल से वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल चीज चेंज हो सकती रहती है। अब चीज क्या चेंज हो सकती है, सोचो, खुद सोचो। ये तो कांस्टेंट है ना, एक ये तो रेट कांस्टेंट कहा मैंने, साथ ही में ये जो थी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी एक रिएक्शन के लिए इनिशियल तो हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी स्टार्टिंग की रिएक्शन। तो चेंज होने वाली दो वेरिएबल्स हमें क्लियरली बच गए इक्वेशन में, एक वेरिएबल आ गया जी आर और एक वेरिएबल आ गया जी टी। ये हो गए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स माने कि दैट चेंज विद रिस्पेक्टिव टू टाइम, और वो तो दिख ही रहा है, टाइम तो अपने आप में एक वेरिएबल है। और आर जो है हमारे पास दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो वो तो बदलती रहेगी, हर एक रिएक्शन के लिए हर एक टाइम पे अलग अलग रहेगी। तो अब एक साइड पे y ले आते हैं, यानी एक वेरिएबल ले आते हैं r का और एक वेरिएबल ले आते हैं t का। तो इस इक्वेशन को ऑन रीअरेंजिंग स्पेलिंग गलत, रीअरेंजिंग पे क्या मिला हमें, k t इक्वल्स टू r नॉट माइनस r। फिर हमने किया k t प्लस r इक्वल्स टू r नॉट, इस तरीके से। ठीक है, अब r नॉट तो नहीं लेकर आना है, हमें वेरिएबल चाहिए कौन, r। तो क्या करेंगे हम कर देंगे इसको शिफ्ट, किस तरीके से, अपने दूसरे वाले वेरिएबल को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, आर नॉट माइनस के टी, ये आ गया इधर और ये आ गया जी इधर। तो हमें ये मिल गया आर इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया जी, ये इधर शिफ्ट, साइड चेंज हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन आपको क्लियरली दिख रही होगी, किसके फॉर्म में जा रही है, ये जा रही है हमारी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब आपस में आप इन्हें क्या करें, इक्वल कर सकते हैं। y एक्सिस पे आपका r जा रहा है, इंटरसेप्ट आपका r नॉट आ रहा है, और स्लोप जो है वो आपका क्या आ रहा है जी, माइनस के साथ में t जो है वो आपका टाइम है। तो ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट से। ये है हमारे पास अपना टाइम, दैट इज ऑन दी x एक्सिस। y एक्सिस पे हमारे पास है अपना r की कॉन्सेंट्रेशन, r मतलब की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये t वेरिएबल है। ठीक है, यूनिट जो होगी वो सेकंड्स में होगी, r जो है वो हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और यूनिट जो होगी दैट इज मोल लीटर। ठीक है, अब देखते हैं इंटरसेप्ट को। इक्वेशन हमें जो बन के आई है वो बन के आई है r, तो आपके पास इक्वेशन आई है दैट इज r इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी, आर नॉट माइनस के टी, यानी कि स्लोप जो है m की जो वैल्यू आई है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था ना, तो k हमें मिला था माइनस एम एक्स प्लस सी ये। ठीक है, तो m जो मिला है दैट इज माइनस के, x एक्सिस पे हमारे पास चल रहा है अपना टाइम, y एक्सिस पे हमारे पास चल रहा है r, और c जो हमें मिला था दैट वाज r नॉट। यानी कैसी लाइन बनानी है, कैसी लाइन बनानी है जिसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है डिक्रीजिंग, यानी स्लोप, देखो दो चीजें यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे बनाया था आप समझिए, यहाँ से जो बॉल है नीचे की तरफ रोल हो रही है, नीचे की तरफ रोल होना यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, ऊपर से नीचे आने यानी हाइट से लोअर जाना, हाइट से लोअर जाना है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा आपके पास ये भी कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग, यानी नीचे की तरफ आपके पास आपकी जो लाइन है वो स्टीप डाउन होनी चाहिए। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें हमें ये दिख रहा है कि जो इंटरसेप्ट है वो कैसा है, वो है हमारे पास अपना सी नॉट, यानी ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू आर नॉट, और स्लोप जो है दैट इज ऑफ माइनस के, यानी ये जो लाइन है, इस लाइन पे अगर आप 2 पॉइंट्स लेंगे या थीटा निकालेंगे, ये सारी चीजें करेंगे ना, तो वो आपको घूम फिर के कुछ नहीं मिलेंगी, आपको वो किसके बराबर आएंगे, वो आपके बराबर आएंगे आपके माइनस के। तो स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो जहाँ पे ये आपका y एक्सिस को टच कर रहा है, यही है आपके पास आपका इंटरसेप्ट। सो ये हो गया हमारे पास अपना ग्राफ फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, हमने जो ग्राफ बनाया है दैट इज R वर्सेस T। ठीक है, हमने ये जो स्पेसिफिक का ग्राफ बनाया है वो R यानी
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम बनाए। आपको अगर आप वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो फ्रेम करके दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है अपना अपने फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की। ठीक है, तो बहुत क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, जो जो सारी चीजें हमने अभी बात करी हैं। बहुत ही सिंपल चीज थी आज के लेक्चर की। सिंपल चीज ये थी कि इंटीग्रेशन करना है। मोटा मोटा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हम डिफरेंशियल पढ़ के आए हैं ना, उस डिफरेंशियल का ही इंटीग्रेशन करना है। तो एक लॉ हमें डिफरेंशियल से मिल रहा था, रेट लॉ तो चल ही रहा था। दोनों ही रेट को डिफाइन करते हैं, तो दोनों ही इक्वेशंस को हमने इक्वल रख दिया था। इक्वल रखने के बाद हमें वेरिएबल्स को सेपरेट आउट किया। सेपरेट आउट करने के बाद हमने वेरिएबल्स को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से के बाद हमने लिमिट्स रखी। अगर आप लिमिट्स रखना आपको ठीक लगता है आप वैसे रखिए, यानी कि आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट के थ्रू आप निकालिए वैल्यूज, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिमिट्स भी रख सकते हैं। लिमिट्स कैसे रख सकते हैं कि इनिशियली आपने टाइम 0 रखा था, फाइनल आपने टाइम एंड किया t पर। इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी वो r0 थी, फाइनल जो कंसंट्रेशन हो गई वो r हो गई। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको ये वाला तरीका भी बता देती हूँ। ये इक्वेशन जो है जो हमने बनाई है k1.dt इक्वल्स टू माइनस dr, ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब लिमिट्स रखने का मतलब क्या है कि इनिशियली आप टाइम t से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था, t पे आपने एंड किया। कंसंट्रेशन आपने इनिशियली r0 से शुरू करी थी, एंड आपने r पे की है। तो ये आपको क्या मिलेगा, k t 0 टू t इक्वल्स टू माइनस r r0 टू r। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस r। ठीक है, अब क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो हमें क्या मिलेगा, k इंटू टी इक्वल्स टू माइनस r प्लस r0। सो के टी इक्वल्स टू r0 माइनस r, हेंस k विल बी इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन t। ठीक है, तो इधर से भी हमें ये इक्वेशन ही मिलेगी। यानी जो अब हमने किया दैट इज द सेकंड वे टू इंटीग्रेट अ पर्टिकुलर इक्वेशन। दिस इज योर सेकंड मेथड फॉर इंटीग्रेशन। पहला हमने देखा था जब हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यूज किया था, इक्वेशन जो यहाँ से बन के आई थी हमारे पास वो पर्टिकुलरली ये थी। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों ही आपके पास सेम है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे कर। तो सेकंड वे हमारा ये था। पहला तरीका हमारा सिंपल था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट से हमने सारे वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लिए थे। तो दोनों ही तरीके से आप करेंगे वो सेम आएगा। फिर हमने देखा था अपना रेट कांस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम सिंपल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के थ्रू हम उसको दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख के या दोनों को ही हम कह सकते हैं कंपेयर करके हमने स्लोप निकाला था, इंटरसेप्ट निकाला था। तो जीरो ऑर्डर के लिए कुछ इस तरीके से स्लोप आया था इफ इट इज फॉर द कंसंट्रेशन वर्सेस द टाइम। ठीक है, सो आज हम इतना ही रखते हैं अपना जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्टिव में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तक ही आपके सिलेबस में है। सेकंड ऑर्डर जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट हम उसको जेई के लिए और नीट के लिए डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे आपको जरूर पूछेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको आज की वीडियो में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि आज बहुत सिंपल टॉपिक बहुत प्रिसाइजली हमने डिस्कस किया। बाकी अगर कुछ भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो स्टूडेंट्स। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।